नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको रुपौली से बताएं, जहां आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा तेज है। एनडीए नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब आरजेडी नेताओं को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उससे ही समर्थन मांग रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पर अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट थी पूर्णिया। पूर्णिया से INDIE की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय तक करा दिया, लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रखी ली और जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैली की, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतरे पप्पू यादव ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बीमा भारती की जमानत तक जब्त करा दी। समय का चक्र देखिए, जिस बीमा भारती के लिए पप्पू यादव को बेटिकट कर दिया गया था, उसी बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में समर्थन मांगने के लिए पप्पू यादव के डर पर मत्था टेकना पड़ा। 30 जून को बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। अब पप्पू यादव ने सीधे सीधे समर्थन की बात ना करते हुए ये जरूर कह दिया है कि कांग्रेस जिसके साथ है वो उसको समर्थन जरूर देंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ, कांग्रेस का समर्थन जिनके साथ है। पप्पू यादव आज नहीं 15 दिन पहले बीमा जी यहाँ आई थी, बेटी की तरह आई थी और मैं बेटी की तरह ही सम्मान करूँ। रुपौली चुनाव में बीमा भारती के पप्पू यादव से समर्थन मांगने पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि बीमा भारती को अपने नेता तेजस्वी यादव के तेज पर विश्वास नहीं, तभी तो वो अपनी जीत के लिए उससे पप्पू यादव के शरण में नतमस्तक हो गई हैं। यही वजह है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव के विश्वास में है और चुनाव जीतने के लिए पप्पू यादव से समर्थन मांग रही हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। अभी नतमस्तक होने का खेल जारी है। सुना है जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। वहीं एनडीए नेताओं के वार पर आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी के सामने झुकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले लोगों को क्या पता, जो अकेले भाजपा के लोग कभी जीवन में सत्ता में नहीं आए, बिहार में बैसाखियों पर चले, अब वो व्यक्तिगत कचरा ज्ञान परोस रहा है। रुपौली उपचुनाव का रण कौन जीतता है, ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल चर्चा इस बात की चल रही है कि जिस पप्पू यादव का पूर्णिया से चुनाव लड़ने का आरोप लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर लगा, आज उन्हीं की उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पप्पू यादव की शरण में है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ललन सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने इंटर पास होने का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में भी रोचक जानकारी देते हुए बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने की भी जानकारी दी है। तो हम बता दिए कि उनकी इतनी शिक्षित थी कि उनका बायोडाटा कहता था कि वो इंटरमीडिएट हैं और नीतीश कुमार जी ने उनको बायोडाटा देख के मंत्रिमंडल में उनका नाम दे दिया। बाद में मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो 7-7 मंत्री को एक बार, बिहार के इतिहास में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, 7-7 मंत्री को एक साथ खड़ा करके उन्होंने शपथ कराया, ताकि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है किसी को पता ही नहीं चले। और अगस्त तक केंद्र की सरकार गिरने की लालू प्रसाद की भविष्यवाणी पर सियासत अब भी जारी है। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद को दिन में सपने ना देखने की नसीहत दे डाली है।
लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। सक्रिय राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन कुछ नेताओं को ये बखूबी पता है कि चर्चा में कैसे बने रहना है। ऐसे नेताओं में एक बड़ा नाम है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। लालू जी इसी तरह करेंगे, अब क्या करेंगे बेचारे। आप बताइए क्या करेंगे। सजा याफ्ता हो गए हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य उनको कहीं घूमने फिरने का परमिशन नहीं देता है। तो अखबार में कुछ छपना है तो अखबार में कुछ छपने के लिए कभी कह देंगे कि अगस्त में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि जून में गिर जाएगी, कभी कह देंगे कि सितंबर में गिर जाएगा। दरअसल आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने अगस्त के महीने में केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी। तब से बिहार की सियासत गर्म है और एनडीए के नेता हमलावर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो तो उस समय कह रहे थे कि एनडीए की सरकार यहाँ आ ही नहीं रही है, तो झूठ बोलते ही हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि एलजेपीआरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि लालू जी अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। सच्चाई उनको भी पता है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बहला के फुसला के रखने के लिए। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भैया नहीं बहलाएंगे फुसलाएंगे तो कैसे 5 साल चलाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बहुत सीटें तो नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट 2019 से बेहतर रहा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में लालू प्रसाद ने भले ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए बयान दिया हो, लेकिन बयान की वजह से वो चर्चा में तो आ ही गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे अगली खबर रोहतास से, जहां नौहट्टा के महादेव खोह स्थित जलप्रपात में अचानक उफान आ गया। इससे वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने की तरह गिरने वाला पानी में आई उफान से पानी पूरे मंदिर परिसर में फैल गया। झरने के विकराल रूप को देखकर आसपास के लोग भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि कैमूर पहाड़ी पर जब मूसलाधार बारिश होती है तो झरने का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार पानी काफी तेज रफ्तार से गिर रहा है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है और इस मंदिर के बगल से मानसून में तेज झरना गिरता है। है ना, तब तो वाटरफॉल मतलब तेज धारा में गिरती है। उसके बाद जब बारिश थम जाती है तो फिर अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। वहाँ यहाँ वाटरफॉल में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ लोग झरना में लोग स्नान करने जाते हैं वहाँ तक पूरा सीमेंटेड किया हुआ है। ये कौन सा भगवान का मंदिर है? यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ वाटरफॉल ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर गए। और गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी 20 से अधिक गांव में प्रवेश कर चुका है। गंडक नदी से निकलने वाली सहायक छाड़ी नदी भी पानी से भर चुकी है, डेंजर लेवल से ऊपर जा चुकी है। गंडक नदी के मेहंदिया से निकलने वाली छाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से शहरी इलाकों में लोग चिंतित हैं। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम तटबंधों का निरीक्षण कर बांध सुरक्षित होने का दावा कर रही है। गोपालगंज में गंडक और छाड़ी नदी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गंडक नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे गांव की ओर प्रवेश करने लगा है। यह गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहंदिया गांव के पास की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि गंडक नदी पूरी तरह से निचले इलाके में फैल चुका है और इस नदी से निकलने वाली छाड़ी नदी जो शहर से होकर गुजरती है, उस नदी में भी पानी प्रवेश करने लगा है। यूँ कहें तो अब छाड़ी नदी भी जो है फुल हो चुका है और अब ये पानी शहरी इलाके में प्रवेश करेगा। तो छाड़ी नदी यदि शहर में प्रवेश करता है तो शहरी इलाके के
कई मोहल्ले जलमग्न हो जाएंगे। ऐसे में शहर के लोग भी चिंतित हैं। हालांकि दियारा के लोग अधिक चिंतित हैं क्योंकि इनके इलाके में अब पानी प्रवेश करने लगा है। रामनगर गांव हो या फिर मेहंदिया गांव हो, दुखरन पंचायत के तकरीबन आधा दर्जन ऐसे टोले हैं जहां पर पानी फैलने लगा है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से आज रात में जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इस वजह से लोग इलाके के जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन जो गंडक नदी से सटा हुआ पूरा इलाका है, खेती बाड़ी कहें या फिर धान की फसल कहें या फिर गन्ने की फसल कहें, तमाम जो फसल इस वक्त डूब चुकी है और लोग परेशान और चिंतित हैं क्योंकि जलस्तर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। शहर के लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि इस साइड देख रहे हैं, ये गंडक नदी का दियारा इलाका है। बाढ़ आने से दियारावासी तो काफ़ी चिंतित हैं ही, लेकिन इसी से निकलता है आपको छाड़ी नदी का पानी, जो कि अब शहर में प्रवेश करेगी, जिससे शहरवासी लोग काफ़ी चिंतित हैं। क्योंकि बहुत दिनों से छाड़ी नदी सफाई नहीं होती, सफाई भी हो चुकी है। ये पानी जाएगी तो शहरवासी इससे चिंतित है। शहर के साथ साथ दियारा इलाके के लोग भी चिंतित हैं क्योंकि गंडक नदी के साथ साथ इससे जुड़ी हुई सहायक जो नदी है छाड़ी नदी, उसमें भी गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। ऐसे में छाड़ी नदी के जरिए ये पानी शहरी इलाके में प्रवेश करेगा। तो 22 सालों बाद छाड़ी नदी में भी पानी प्रवेश कर रहा है, तो शहर के लोग भी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से चिंतित हैं। शहर में नेपाल के तराई इलाके में हो रही लगातार बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नवहट्टा प्रखंड की केदली पंचायत की केदली, छतवन, रामपुर, धोबियाही सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोगों के घर आंगन पानी में डूबे हैं तो कई गांव भी बाढ़ के पानी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। केदली पंचायत के छतवन गांव में बाढ़ पीड़ित इलाके का जायजा लिया सहरसा संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने। पानी के दिक्कत है, बहुत हेलका आबै छै, घर अंगना में पानी छै, काल से पानी बढ़ रहल छै, नाव पे बांस नहीं छै, कोनो चीज आवे के बहुत दिक्कत है छै। पानी बहुत बढ़ गेले हन, हमरा के परेशानी से सर जे पानी छै, रहे के दिक्कत छै, रोड पेरा नहीं छै सही से। पोरका 7000 सब लोग के दलके, हमरा के नहीं दलके। हमरो के त गरीब रहिए, रामटोला के लोग रहिए, किया छांट दलके, की दिक्कत रहे? हम कोन मात पर छै जाके देखू, घर अंगना पानी घुसल छै, देखनहार नहीं छै कोई। तब सरकार का वोट केना देवे, केना के लेला चला आवे छै? लोग का बहुत परेशानी है, पानी घर घर में चला गया है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। पढ़ने स्कूल जाता है हमारा बच्चा, नाव का व्यवस्था नहीं है। अभी तक ना सीओ प्रखंड से आया है, ना जिला से कोई व्यवस्था दिया गया है। यहाँ सरकारी नाव का कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं ये असई गांव है, किस तरह जो है कोसी नदी के जो है पानी से जो है चारों तरफ जो है घरबार जो है घिरा हुआ है। लोगों के घर आंगन तक जो है पानी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है, लोगों का घर जो है आशियाना जो है जिसमें लोग रहते हैं, उनके घर आंगन में पानी है। लोगों के जनजीवन पर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा है और लोग जो है इस पानी में रहने को मजबूर है। सरकारी नाव का जो है व्यवस्था नहीं किया गया जिला प्रशासन की तरफ से और लोग जो है किसी तरह यहाँ रह रहे हैं। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है गांव जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है किस तरह लोग जो है, लोगों का घर जो है पानी में है और लोग जो है पानी में रहने को मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और मोतिहारी के सुगौली में गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बूढ़ी गंडक नदी में पानी का भारी दबाव बना हुआ है। सुगौली में पहले से ही ध्वस्त हो चुके बांध की वजह से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर आ चुकी है। सुगौली सीओ की ओर से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को लेकर माइकिंग की जा रही है। विशेषकर नदी से सटे वार्ड जो सुगौली नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 7 और सुकुल पाकड़ पंचायत, जहां वार्ड संख्या 11, 12 और 13 के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अभी सुकुल पाकड़ पंचायत के लाल प्रसाद धूमनी टोला, कचहरिया टोला गांव के पास बांध पर दबाव लगातार बना हुआ है। जिला प्रशासन आपसे अनुरोध करता है कि नदी के तटबंध के कटाव की सूचना मिले तो अभिनव उसके सूचना बढ़ते आगे सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से तटबंध के पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कोसी बराज से अभी 3,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है, जबकि बराह क्षेत्र में 2,31,000 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। दोनों जगहों पर डिस्चार्ज में लगातार वृद्धि हो रही है।
जिससे तटबंध के भीतर बसे लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियां होती है। पीड़ित तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। गया है, हम लोग का घर है मनाही और परियाही के बीच में है। परियाही में हम लोग का घर था, वही कट गया है। कोसी का बाढ़ बहुत ज्यादा है, कटा बहुत तेज है। कितना घर कटा होगा लगभग? मोटा मोटी 7-8 परिवार हैं। क्या परेशानी हो रहा है? घर घर पानी है, घर घर पानी घुसा हुआ, अंगना घर सब पानी, खाना बना करके खाने पर भी आफत है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ कोई नहीं, किसी का देखते हैं उपचाप है नहीं है। मतलब निकालने के लिए नाव का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, देखने के लिए ही नहीं है। अगर नाव का व्यवस्था रहता तो हम लोग हिल हिल के निकलते, पानी में डूब करके किसी तरह पानी में पार। कितना पंचायत घर प्रभावित हुआ होगा कोसी के पानी? हम लोग के यहाँ तो जैसे जिस टोला पर हम वहाँ लगभग 400 करीब घर है, 350-400 घर है। सब घर में पानी घुसा, हर घर में पानी घुसा हुआ, हर अंगना में पानी घुसा हुआ। तो सब जगह सामान्य स्थिति है। अभी तो वर्तमान में कोसी का डेजा लगभग 3.5 लाख हो गया है। और यहाँ पर 2 स्तर हैं, 64-95 और 64-25, दोनों की स्थिति सामान्य है। और इसके अलावा भी 117 किलोमीटर तक सभी स्तर सुरक्षित हैं और बांध भी सुरक्षित है। और आफत की बारिश पर अलर्ट। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अलर्ट। लोगों से ठनका से बचने की अपील की गई है। सुरक्षित स्थानों पर आप शरण ले लें। तो आफत की बारिश को लेकर क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। आपको कैसे खुद को बचाना है, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। मौसम बिगड़ते ही आप घरों से बाहर ना रहें, बल्कि घर के अंदर चले जाएं। और अगर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे, बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे, उस वक्त आप पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना रहें। तालाब पोखर के पास जाने से बिल्कुल बचें। बिजली के खंभों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जब भी बारिश हो उस दौरान आप बिजली के खंभों के आसपास ना रहें। इंद्र वज्र ऐप से ठनका की पूरी ताजा जानकारी आप ले सकते हैं। और बिहार में एक तरफ जहां लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है, तो बेगूसराय डीएम ऑफिस के सामने बनी सड़क कुछ ही दिन में धंस गई है। न्यूज 18 पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क का निर्माण आखिर कैसे किया गया होगा। सड़क 1 या 2 फीट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जमीन में समाहित हो चुकी है। और इसी सड़क से जिले के डीएम भी रोज गुजरते हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसमें साफ मतलब जिला के जो अधिकारी हैं, जो इसकी गुणवत्ता का जांच किए होंगे, जो बनवा रहे थे, वो इसके लिए दोषी हैं। आप सड़क देख लीजिए, नया निर्माण है और सड़क की स्थिति आप देख के खुद समझ सकते हैं। आप लोग तो खुद मीडिया वाले देश के चौथे स्तंभ में, आप लोग खुद दिखाइए और बताइए कि अब क्या हो सकता है इसमें। कलेक्टर साहब के यहाँ जाने का ये पहुँच पथ है, इसकी ये दशा देखी जाए। ये कलेक्ट्रेट को, कलेक्टर साहब को कहें या यहाँ के नगर निगम को कहें, हु आर द गिल्टी ऑफ दिस ऑकरेंस। इस घटना के लिए दोषी कौन है, कलेक्टर साहब हैं कि नगर निगम है? और बिहार में लगातार पुल गिरने को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरा सासाराम मार्ग पर गढ़हनी बाजार से आगे ब्रिटिश काल का एक जर्जर बना हुआ पुल है। ये पुल हादसे को न्योता दे रहा है। 150 साल पुराने पुल की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके रेलिंग गिर चुके हैं। लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। जान जोखिम में डालकर इस पुल से हर रोज गुजरते हैं और कई बार मरम्मतीकरण की मांग भी की गई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस